नमस्ते दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल डार्क मेनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपना नाम और आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट में लिखें। हमें बहुत अच्छा लगेगा आप सबसे जुड़ना। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। हाँ, अंधेरे से घिरी रात, कोई कहीं नहीं है। चारों ओर सन्नाटा है। खाली मैदान में सूखी पेड़ की डाल पर बैठा उल्लू चीख उठा। दूर, बहुत दूर श्मशान में दो परछाइयां दिखाई दे रही हैं, एक महिला की और एक लड़के की। क्या रे, तू तैयार है ना? तूने मृत्यु को चुना है, लेकिन ये मृत्यु भी बहुत दर्दनाक होगी। मैं तैयार हूं, चाहे जितना कष्ट हो, मैं उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। इस दुनिया में नहीं सही, किसी और दुनिया में सही, मैं उसे ले ही जाऊंगा। अगर किसी भी तरह वह लड़का बच गया तो तेरी आत्मा हमेशा अंधकार में भटकेगी और तुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं तैयार हूं। ठीक है, उस बलिदान की वेदी पर सिर रख। तेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। वह लड़की किसी भी हालत में नहीं बचेगी। विक्रम धीरे धीरे बलिदान की वेदी की ओर बढ़ता है। श्मशान के अंधेरे कोने में रखी वह वेदी, जहां सूखा हुआ खून अब भी जमी हुई चमक के साथ चमक रहा है। विक्रम कांपते हाथों से धीरे से सिर वेदी पर रख देता है। तभी महिला कठोर स्वर में मंत्रोच्चार शुरू करती है। डायन अज्ञातम प्रवृत्ति, निशातंत्रम निष्कपट, तमो विधानम संकल्प्य, डायन क्षिप्रम विधेयम, काल मंत्रे समर्प्य दारुणम, डायन विपंच्य जगत्याम। और तभी उसने तलवार पूरे जोर से विक्रम की गर्दन पर चला दी। एक भयानक चीख, पल भर में लड़के की गर्दन शरीर से अलग होकर जमीन पर गिर जाती है। उसका निर्जीव शरीर कुछ देर कांपता है, फिर शांत हो जाता है। तेरा यह बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं ऐसा प्रबंध करूंगी कि कोई भी उसे बचा ना सके। इसके बाद महिला जो करती है वह और भी भयावह है। वह विक्रम का कटा हुआ सिर उठाती है। उसकी खुली आंखें अब भी जागती सी लग रही हैं। कटी हुई गर्दन से खून टपक रहा है। महिला धीरे से उसका मुंह खोलती है। उसमें दो छोटी काली मछली और थोड़ा सा खून डालती है। फिर वह यह मंत्र 5 बार दोहराती है। डायन सिद्धि नमस्कृतम तमः, डायन निर्णयम निषिद्धे च स्थितम। फिर जलती हुई आग में कुछ डाल देती है। अचानक एक कान फाड़ देने वाला शोर गूंजता है। 2 काली परछाइयां उस निर्जीव शरीर में समा जाती हैं। और फिर वह लड़का कपूर की तरह हवा में विलीन हो जाता है।
छी विक्रम, तुमसे कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी। रिया, तुमने मेरे बारे में गलत सुना है। नहीं, मैंने कुछ भी गलत नहीं सुना। अपनी आंखों पर कैसे अविश्वास करूं, बताओ। तुम लड़कियों की स्मगलिंग में शामिल हो और इसके लिए तुमने 3 बार की जेल भी हुई है, लेकिन हमारे 3 महीने के रिश्ते में तुमने एक बार भी इसका जिक्र नहीं किया। मैं तो सपना देख रही थी कि तुम्हारे साथ घर बसाऊंगी और तुम, छी। हाँ, मैं लड़कियों की स्मगलिंग करता हूं तो क्या हुआ? जानती हो इससे कितने पैसे कमाए जाते हैं? अगर हम शादी कर लें तो पैसे की कोई चिंता नहीं होगी। तुम्हारे साथ शादी? ये तुमने सोच भी कैसे लिया? मैं तुम्हारे साथ अब कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। जो रिश्ता झूठ की बुनियाद पर टिका हो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। शायद किसी दिन जरूरत पड़ी तो मुझे भी बेच देते। तुम तो सुअर से भी बदतर हो। इतना कहकर रिया वहां से रोते रोते चली जाती है। मुझे मुंह पर इनकार करने की हिम्मत कहां से मिली तुझे? तेरा इंतजाम करता हूं, रुक जा। हेलो दोस्तों, अब महंगे फोटो एडिटिंग टूल्स को कहिए अलविदा, क्योंकि अब आया है imagexedit.com। यहां आपको मिलते हैं फ्री AI टूल्स। हाँ, बिल्कुल फ्री, जिनसे आप अपनी फोटो को बना सकते हैं प्रोफेशनल, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। चाहे हो बैकग्राउंड हटाना, मेकअप करना, स्काई बदलना या पोर्ट्रेट एनहांस करना, सब कुछ फ्री और बिना किसी डिजाइन स्किल के। बस वेबसाइट खोलिए imagexedit.com और ट्राई आवर टूल्स पर क्लिक करिए। 100% फ्री, 100% आसान, आजमाइए अभी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्री में एडिट करिए जब मन करे। मत रो, भगवान का शुक्र मना कि तू एक बड़ी मुसीबत से बच गई। मैंने विक्रम को बहुत प्यार किया था, लेकिन उसने ऐसा किया, सोच भी नहीं सकती थी। सच में बहुत दुख हो रहा है। होना ही था। जब लड़कियां प्यार करती हैं तो पूजा की तरह करती हैं, लेकिन पैसा देखकर कोई प्यार नहीं करता। पर मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी तबाह की है उस जानवर ने। रिया, हट जाओ वहां से। इतना कहकर उसे धक्का देते हैं और रिया नीचे गिर जाती है और बाहर की खिड़की से फेंकी गई चीज जमीन पर गिरती है। कौन, कहां है? वो शैतान भाग रहा है, पकड़ ढो उसे। क्या क्या हुआ? तू फिर से एक बड़े खतरे से बच गई। देखो, बाहर से एसिड फेंका गया था। मुझे जलाने की कोशिश की गई थी। तब तक बाहर हंगामा शुरू हो चुका था। लग रहा था कि अपराधी को पकड़ लिया गया है। मैं बाहर जाकर देखता हूं, आज उसका दिन है या मेरा। रिया बाहर जाती है और जिसे देखती है उसकी बोलने की शक्ति जैसे छिन जाती है। वो विक्रम है। तुम्हें इतना साफ सुथरा, इतना निर्दोष मानता था और तुमने ये किया? तू तो अपने काका की वजह से बच गई, वरना आज तेरे उस सुंदर चेहरे को मैं भयानक बना देता। लेकिन तू उसकी कोई हानि करेगा? जब तक मैं जिंदा हूं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मां बाप के बिना पली लड़की को मैंने अपने हाथों से पाला है। भले ही जन्म न दिया हो, पर वह मेरी बेटी है, मेरा सब कुछ है। रिया के काका दौड़कर विक्रम को थप्पड़ मारने लगते हैं। रिया किसी तरह उन्हें रोकती है। इतनी मार खाने के बाद भी विक्रम के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं। उसकी आंखों में आग जल रही है, मानो अगले ही पल रिया को आग में झोंक देगा। रिया के काका खुद एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं। बहुत कम समय में पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। इसे ले जाओ, कल इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि इसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैं फिर लौटूंगा, और जब लौटूंगा तो तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा, वहां जहां से कोई हमें अलग नहीं कर सकेगा।
पुलिस विक्रम को खींचते हुए ले जाती है। रिया की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। समय धीरे धीरे बीतता है और रिया फिर से सामान्य जीवन की ओर लौटने लगती है। उसके काका गहराई से जांच पड़ताल कर एक योग्य वर वरुण के साथ रिया का विवाह करवा देते हैं। वरुण रिया का बहुत ख्याल रखता है। दोनों सुख और शांति के साथ अपना जीवन बिताने लगते हैं। क्या हुआ रिया? तुम काम करते करते इतनी चुप क्यों हो? सिर झुकाए बैठी हो। तबीयत तो ठीक है ना? आज सुबह से ही सिर चकरा रहा है, साथ ही जी भी मिचला रहा है। तुम ये बात मुझे अभी बता रही हो? क्या तुम मुझसे इतना ही प्यार करती हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ खास नहीं हुआ है। डरने जैसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे ऑफिस में भी इन दिनों काफी दबाव है, इसीलिए नहीं बताया। तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम अपने पति को अपनी तबीयत के बारे में भी नहीं बताओगी? चलो अब उठो, हमें डॉक्टर के पास जाना ही होगा। यही तो मुश्किल है। मुझे कुछ भी होता है तो तुम इतना परेशान क्यों हो जाते हो? अगर मैं मर ही जाऊं तो? फिर वही बकवास बात। तुम जानती हो, मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता। ठीक है, अब बहुत हो गया। चलो तैयार हो जाओ, डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। डॉक्टर साहब, कुछ समझ में आया? तबीयत तो ठीक है ना? मिठाई खिलाओ वरुण। मिठाई? हाँ, समझ नहीं पाए ना? आप पिता बनने वाले हैं। आपके परिवार में एक नया सदस्य आने वाला है। मैं पिता बन रहा हूं? हाँ, 5 महीने चल रहे हैं। अब से इन्हें बहुत संभाल कर रखना होगा। मैं कुछ दवाइयां लिख रहा हूं, इन्हें नियमित रूप से लेना होगा और अगले हफ्ते फिर से चेकअप के लिए लाना होगा। डॉक्टर से वरुण की और भी बातें होती हैं। सब कुछ समझकर वरुण रिया को टैक्सी में घर ले आता है। उस दिन रात बहुत गहरी हो चुकी थी। वरुण और रिया गहरी नींद में थे। कमरे की बाईं ओर की खिड़की खुली थी। एक काली छाया कमरे में दाखिल होती है और उनके पलंग के नीचे चली जाती है। अचानक रिया की नींद टूट जाती है। ये कैसा आवाज था? ऐसा लगा उसके पलंग के ठीक नीचे कोई है। दबी दबी हंसी की आवाज। धीरे धीरे रिया बिस्तर से उतरती है, झुककर पलंग के नीचे देखने की कोशिश करती है। पेट पर दबाव पड़ने के कारण उसे तकलीफ हो रही है। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हंसी की आवाज अभी भी आ रही है। अचानक एक काला हाथ रिया का बायां हाथ पकड़ लेता है और रिया को अंदर खींचने की कोशिश करता है। उस हाथ के नुकीले नाखूनों से घाव हो जाता है, खून बहने लगता है। रिया की चीख से वरुण की नींद टूट जाती है। अरे रिया, तुम नीचे बैठकर क्या कर रही हो और इस तरह क्यों रो रही हो? पलंग के नीचे, पलंग के नीचे। पलंग के नीचे कौन है? कहां? वहां तो कोई नहीं है, सब कुछ खाली है। नहीं नहीं, वहां था वो। ये देखो, उसने मेरे हाथ के साथ क्या किया है। वरुण रिया के हाथ की ओर देखता है और कहता है, कहां? तुम्हारा हाथ तो बिल्कुल ठीक है, इसलिए तो कहता हूं इतनी भूतों की कहानियां मत पढ़ा करो। रिया धीरे धीरे अपने हाथ की ओर देखती है और चौंक उठती है। आश्चर्य, उसका हाथ पूरी तरह ठीक है। अभी कुछ देर पहले ही उसने देखा था।
नुकीले नाखूनों के गहरे निशान थे और खून बह रहा था। क्या उसने सब कुछ गलत देखा? रिया, अब सो जाओ। इस समय ज्यादा तनाव लेना ठीक नहीं है। और हां, कल से देर रात तक भूतिया किताबें पढ़ना बंद कर दो। रिया चुपचाप जाकर पलंग पर लेट जाती है, लेकिन उसकी आंखों के सामने अब भी वो डरावना हाथ और दो चमकती आंखें घूम रही हैं। अगले दिन सुबह रिया के व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव नजर आने लगता है। उसका खुशमिजाज स्वभाव जैसे कहीं खो गया हो। रिया, तुम इतनी चुप क्यों हो? तबीयत तो ठीक है ना? और बाल क्यों नहीं संवार रही हो? मन नहीं कर रहा। रिया के बोलने का लहजा भी बदल चुका था। आवाज धीमी, भावहीन। फिर भी वरुण कुछ नहीं कहता। वह सोचता है इस समय शारीरिक और मानसिक बदलाव सामान्य बात है। वरुण आमतौर पर रात 9 बजे घर लौटता है, लेकिन आज रिया की तबीयत का ख्याल रखते हुए वह 7 बजे ही घर के लिए निकल पड़ता है। अंधेरी सड़क पर अकेले चलते हुए अचानक सड़क किनारे से किसी महिला की आवाज आती है। ओ बाबू, मछली लेंगे क्या? वरुण देखता है सड़क के किनारे एक महिला कुछ मछलियां लेकर बैठी है। अजीब बात है, वरुण पिछले कई दिनों से इसी रास्ते से जा रहा है, लेकिन उसने कभी भी इस सुनसान अंधेरी सड़क पर किसी को मछली बेचते नहीं देखा। ऐसी जगह पर मछली लेकर बैठी हो, क्या यहां कुछ बिकेगा भी? बिकेगा, बिकेगा। आप ये छोटी मछलियां ले जाइए। आपकी बहू मां बनने जा रही है ना? छोटी मछली बच्चे के लिए बहुत लाभकारी है। तुम्हें ये बात कैसे पता चली? आपसे पहले जो कुछ लोग मछली लेने आए थे वही कह रहे थे। वरुण का चेहरा गंभीर हो जाता है। मन ही मन सोचता है, मैंने तो अभी तक किसी को नहीं बताया कि रिया मां बनने वाली है। क्या आज सुबह रिया ने खुद ही सबको बता दिया? अगर ऐसा है तो इसका मतलब उसका शरीर अब ठीक है। उसे अच्छा लगा ये सुनकर। अच्छा, ठीक है, अच्छी लग रही है मछली। 1 किलो छोटी मछली दे दो। हाँ बिल्कुल। महिला मछलियां तौलती है, वरुण पैसे देता है और घर की ओर चल पड़ता है। कहां गई हो रिया? देखो, तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। शाम हो चुकी है, लेकिन घर में एक भी बत्ती नहीं जली। वरुण घड़ी देखता है। समय तो ठीक है। खुला दरवाजा देख वह सतर्क हो जाता है। धीरे धीरे घर के अंदर दाखिल होता है। अपने कमरे के पास पहुंचता है। वहां कोई रोशनी नहीं है, बस एक हल्की नीली लाइट जल रही है। रिया, ओ रिया। कोई जवाब नहीं, बस एक धीमी सी गूंज जैसी आवाज आती है। वरुण देखता है, पलंग पर कोई बैठा है। वो रिया ही है। अरे, इस तरह चुपचाप बैठी क्यों हो? रिया का कोई उत्तर नहीं है। वरुण जैसे ही कमरे की तेज लाइट जलाता है, रिया धीरे से पीछे की ओर मुड़ती है और उसे देखते ही वरुण के हाथ से मछली का थैला जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि रिया के बाल बिखरे हुए हैं। उसके हाथ में एक कटा हुआ छिपकली जैसा कुछ है और उसके सिर पर, चेहरे पर कुछ अजीब है, डरावना है। क्या तूने मछली लाई है? कच्ची मछली, पेट भूख से जल रही है।
बहुत भूख लगी है। कच्ची मछली देना देना। अचानक रिया दोनों हाथों और पैरों के बल पलंग से नीचे कूदती है। वो जमीन पर गिरी हुई कच्ची मछली खाने लगती है। रिया, तुम ये क्या कर रही हो? कच्ची मछली क्यों खा रही हो? उफ, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा। पागल हो गई हो क्या? ये सब क्या कर रही हो? वरुण घबराकर उसके मुंह से मछली निकालने की कोशिश करता है और तभी रिया उल्टी करने लगती है। काले रंग की उल्टी। उसके मुंह से काले बालों का गुच्छा और कुछ अधपकी काली मछलियां बाहर गिरती हैं। हाँ, और मछली ला दे, और मछली ला दे। मुझे खून चाहिए, खून दे, खून। तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें क्या हो गया है? वरुण घबराकर उसे जोर से झकझोरता है। रिया बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। कई बार आवाज देने पर भी उसकी होश नहीं लौटती। डॉक्टर साहब, आपको तो कल दिखाया था, तब तक तो ये ठीक थी, लेकिन कल से मैं भी देखकर हैरान हूं कि ऐसा कैसे हो गया। प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह का व्यवहार ये आम नहीं है। ऊपर से काली उल्टी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं कुछ दवाइयां लिख रहा हूं, इन्हें देना शुरू कीजिए। उम्मीद है कि ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, कृपया रिया को ठीक कर दीजिए। रिया के सिवा मेरा कोई नहीं है। हिम्मत मत हारिए, मजबूत बनिए। अगर आप टूट जाएंगे तो हालात कैसे संभालेंगे? वरुण किसी तरह खुद को संभालते हुए रिया को लेकर घर लौट आता है। दवाइयां चाहे जितनी भी दी जाए, रिया की हालत में कोई सुधार नहीं होता, बल्कि दिन ब दिन उसकी तबीयत और भी बिगड़ती जाती है। एक रिश्तेदार सुझाव देता है, रिया की जो हालत है वो डॉक्टर से नहीं ठीक होगी। तुम्हें तांत्रिक भैरवनाथ के पास जाना होगा। इतनी जगहों पर जा चुका हूं, अब वहां भी हो आता हूं। वरुण खबर करता है। पता चलता है यहां से 30 कोस दूर काली पहाड़ा गांव में तांत्रिक भैरवनाथ रहते हैं। रिया, चलो, मैं तुम्हें एक नई जगह घुमाने ले चलूंगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तू ही जा। तुम्हें छोटी मछलियां खाना बहुत पसंद है ना? वहां बहुत मिलती हैं। ढेर सारी छोटी मछलियां? हाँ, बहुत सारी मछलियां। रिया की आंखें चमक उठती हैं। सुबह निकलकर वरुण शाम होते होते काली पहाड़ा गांव पहुंचता है। पूरा गांव घने अंधकार में डूबा है। सिर्फ एक झोपड़ी से हल्की सी लाल रोशनी टिमटिमा रही है। क्या बाबा घर में हैं? कई बार पुकारने पर अंदर से लाल वस्त्रों में लिपटा एक व्यक्ति बाहर आता है। क्या जरूरत है? बाबा, बहुत जरूरी है। बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। वरुण रिया के साथ जो कुछ शुरू से लेकर अब तक हुआ है सब विस्तार से बताता है। उसे जमीन पर बैठाओ। इस पर बहुत बड़ा खतरा है। क्यों? क्या हुआ? इसके शरीर में एक डायन और एक माकर आत्मा का प्रवेश हो चुका है। डायन और माकर? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। जेल से रिहा होने के बाद विक्रम को पता चलता है कि रिया की शादी बहुत पहले हो चुकी है।
कुछ दिन उसका पीछा करने के बाद उसे यह भी पता चलता है वह मां बनने वाली है। माता, मैं उस रिया को एक दिन भी सुख से नहीं जीने दूंगा। उसे और उसके बच्चे को मैं किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम तो डायन विद्या जानते हो और तुमने तो कहा था कि डायन को जगाकर किसी भी तरह का काम करवाया जा सकता है। हाँ, वो किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए डायन को किसी बहुत ही करीबी का बलिदान देना होगा। मेरे पास तो कोई नहीं है जिसे बलिदान दूं। मैं खुद को बलिदान दूंगा। ये तू क्या कह रहा है? विक्रम के बहुत समझाने के बाद माता आखिरकार राजी हो जाती है। तो फिर उस बलिदान की वेदी पर सिर रखकर खुद को अर्पित करना होगा ताकि डायन को जगाया जा सके। कर पाएगा? बिल्कुल कर पाऊंगा। क्या तूने कभी सड़क से कच्ची मछली लाकर अपनी पत्नी को खिलाई थी? हाँ हाँ। वही महिला थी जिसने डायन को जगाया था। माक, वे आत्माएं होती हैं जो पानी में डूबकर मरती हैं। उन्हें विशेष मंत्रों से और छोटी काली मछली की आहुति देकर बुलाया जाता है। असल में डायन को तुम्हारी पत्नी को मारने के लिए और माक को तुम्हारे बच्चे को गर्भ में ही खत्म करने के लिए बुलाया गया था। इतनी सारी डरावनी बातें सुनकर वरुण की आवाज जैसे गले में ही अटक जाती है। अब क्या उपाय है? क्या मेरी पत्नी और बच्चा नहीं बच पाएंगे? जरूर बचेंगे। कोई मां अपने बच्चे को यूं ही नहीं खो सकती। अपनी पत्नी को उस सूखे हुए पेड्डाच के नीचे बांध दे। भैरवनाथ तांत्रिक मंत्रोच्चार शुरू करता है। कुछ देर बाद सूखे हुए पेड्डेच के ऊपर से काली छायाएं निकलती नजर आने लगती हैं। उसी पल रिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मुझे छोड़ दो, मुझे यहां से जाने दो। नहीं नहीं, मुझे यहां से जाने दो। वो उठकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन पेड़ से बंधी होने के कारण कुछ कर नहीं पाती। कह रही हूं, छोड़ दो मुझे। कुछ ही देर में वरुण की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रिया के शरीर से दो भयानक आकृतियां बाहर निकलती हैं, एक डायन और एक माक। सूखे हुए पेड्ड की छाया से निकले ब्रह्म राक्षस उन्हें अपने घेरे में बांध लेते हैं। वे उन्हें कहीं जाने नहीं देते। कुछ ही क्षणों में रिया बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। काली छायाएं डायन और माक को खींचते हुए सूखे हुए पेड्डा के भीतर समा जाती हैं। अब कोई चिंता की बात नहीं। अब अपनी पत्नी को लेकर घर लौटो। अगर 3 दिन और देर हो जाती तो बच्चे को बचा पाना असंभव था। वो क्या था? सूखे हुए पेड़ से निकली वे छायाएं ब्रह्म राक्षस थीं। इन्हीं ने डायन और बाघ को अपने घेरे में बांध लिया। अब वे कभी वहां से निकल नहीं पाएंगे। उन्हें उनकी दुनिया में लौटा दिया गया है। वरुण की आंखें भर आती हैं। वह अब समझ चुका था, यह सूखा हुआ पेड़ वास्तव में इस दुनिया और एक अदृश्य अंधकारमय लोक के बीच का मार्ग है। वरुण तांत्रिक भैरवनाथ को प्रणाम करता है और रिया को लेकर घर लौट जाता है। 3 महीने बाद एक लंबा सा अस्पताल का गलियारा वरुण दौड़ता हुआ आता है। उसके चेहरे पर गहरी चिंता साफ झलक रही है। वह हर कदम के साथ और भी बेचैन होता जा रहा है। वो एक कमरे के दरवाजे तक पहुंचता है, रुकता है, कुछ पल सांसों को थामे खड़ा रहता है। अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन इस बार खुशी से उसका तनाव भरा चेहरा एक बड़ी मुस्कान में बदल जाता है। सामने रिया अस्पताल के बिस्तर पर लेटी है, थकी लेकिन शांत, और उसके पास एक नन्ही सी बच्ची चैन से सो रही है। हाँ, रिया ने आखिरकार एक सुंदर बेटी को जन्म दिया है।